नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी वेद क्लासेस में। जहां हमारा आज का रामबाण क्लास का जो क्रम संख्या कौन सा है, 11 चल रहा है। तो आप सभी लोगों का हमारी रामबाण क्लास में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये हमारी रामबाण क्लासेस पसंद आ रही होंगी। और इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप सभी लोग लाइक शेयर करने में बहुत कंजूसी करते हैं। और आप सभी के लिए बहुत ही उम्दा प्रश्न लेके आए जा रहे हैं, जो कि आपके परीक्षा दृष्टि को देख कर लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जिसमें उत्तराखंड के, जीके के, चाहे करंट अफेयर के हो या हिंदी के हो, सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंक्लूड किए जा रहे हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के प्रश्न क्रम में पहले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो कंडाली या किरजी जो नामक जो उत्सव है भोटिया जनजाति, बता रहे हैं कि किस जनजाति के द्वारा, भोटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कितने वर्षों में, तो इसका कार्यकाल पूछ रहा है बच्चों कि कितने सालों में हमारा कंडाली उत्सव मनाया जाता है। तो क्या होता है कि एक कंडाली नाम की एक झाड़ होती है, ठीक है। तो वो झाड़ को क्या किया जाता है, ये जनजाति के द्वारा मारा जाता है, उसे काटा जाता है, उसको नष्ट किया जाता है। तो प्रत्येक 12 वर्ष में हमारा कंडाली उत्सव मनाया जाता है। तो यही आपने देखा होगा रिसेंटली, अगर आपने सुना होगा तो वर्ष दिसंबर 2023 के लास्ट के आसपास यहाँ पर क्या किया गया था, जो भोटिया जनजाति है उसके द्वारा क्या किया गया था, ये कंडाली उत्सव मनाया गया था, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास इसके शॉर्ट्स होंगे तो आप एक बार देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 2023 में इसको क्या किया गया था, सेलिब्रेट किया होगा। तो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है, कंडाली नाम की जो झाड़ होती है उसको काटने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए। अगला प्रश्न आपके लिए दी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करता है। क्या प्रश्न है, कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का नाम बताइए। तो आप सभी को पता होगा बच्चों, हमारे उत्तराखंड में 1815 में कौन आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है, ठीक है ना। क्योंकि सुदर्शन शाह के द्वारा गढ़वाल और कुमाऊं से जो हमारे गोरखा थे उनका राज समाप्त कर कर एक अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने की बात कही गई थी। पर क्या होता है, वो युद्ध का हर्जाना न दे पाते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कुमाऊं और गढ़वाल में प्रवेश हो जाता है। तो इसी क्रम में कुमाऊं के हमारे पहले गवर्नर कौन बनते हैं, हमारे ई गार्डनर। कौन बनते हैं, ई गार्डनर बनते हैं। और इन्हीं का जो सहायक होता है बच्चों, वो कौन होता है, इनका सहायक था हमारा कमिश्नर ट्रेल, ठीक है, कमिश्नर ट्रेल था। तो ये सहायक के तौर पर आता है। तो इनका जो कार्यकाल होता है बच्चों वो केवल 9 महीने का होता है। तो उसके बाद जो कमिश्नरी का जो कार्यकाल होता है वो किसको दे दिया गया था, ट्रेल को दे दिया था। तो ट्रेल ने क्या किया था, कुली बेगार जो मतलब उनसे काम करवाया जा रहा था, उत्तराखंड के जो लोग थे उनसे काम करवाने के लिए उनके द्वारा क्या किया गया था, 1822 ईस्वी में एक खच्चर सेना की शुरू की गई थी, ठीक है ना। इस कुली बेगार का विरोध किया था इन्होंने। तो 1822 में किसके द्वारा इसका विरोध किया गया, समाप्त किया गया था, ट्रेल के द्वारा। और ट्रेल के द्वारा एक बार बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था 1830 में, इसके द्वारा बागेश्वर और हमारे पिथौरागढ़ के बीच में जो दर्रा है, ठीक है ना, ट्रेल पास की खोज की इन्होंने, ट्रेल दर्रा, इसे क्या बोलते हैं, दर्रा, इसकी क्या की थी इन्होंने, खोज की थी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनको क्या बोला जाता है, सी राजगोपालाचारी, ठीक है ना, गोपाल चारी। क्या होता है, से पूर्व भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको पता होगा बच्चों, जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो उनके द्वारा क्या होता है कि भारत में क्या किया जाता है, गवर्नर बनाया जाता है। तो पहले बंगाल में इनकी राज सत्ता होती है, फिर ये भारत के बनाए जाते हैं, गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद भारत में जब 1857 की क्रांति होती है, तो 1857 की क्रांति के बाद भारत में क्या होता है बच्चों, कि एक वाइसरॉय का पद निकाला जाता है। किसका पद, वाइसरॉय का पद। तो इसी के कारण भारत में पहला वाइसरॉय कौन बनता है, कैनिंग बनता है। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो जब कैनिंग इसका वाइसरॉय बनता है तो इसके बाद क्या होता है कि भारत में हमारा, इसके बाद भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य किए जाते हैं। तो सन 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है, ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम आता है। तो इस अधिनियम के तहत भारत में जो वाइसरॉय का पद है इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है फिर से गवर्नर जनरल के पद में। तो इसके तहत बनने वाला जो पहला गवर्नर जनरल था स्वतंत्र भारत का, वो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन था। फिर इसके बाद क्या होता है, हमारे जो भारतीय थे, एकमात्र भारतीय और अंतिम भारतीय जो हमारे गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं वो कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, या इन्हीं को क्या बोला जाता है, सी राजगोपालाचारी, ठीक है ना बच्चों। तो इससे पहले आपसे पूछा है तो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है ना। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो पद है बच्चों किससे सृजित किया जाता है, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से किया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि इससे पहले ये पद किस नाम से जाना जा रहा था, वायसरॉय के पद से, फिर ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमारे गवर्नर जनरल में, और उसके तहत बनने वाला पहला कौन था, हमारा लॉर्ड माउंट बेटन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पानीपत का युद्ध, ये भारत से संबंधित है बच्चों, ठीक है ना। ये किससे संबंधित है, भारत से संबंधित है। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो 1556 में किसके बीच में लड़ा जाता है, हेमू और अकबर के बीच में लड़ा जाता है। ये सीधा क्वेश्चन हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, एंट्री गेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है बच्चों, तो हमारे मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मुंबई को। और मुंबई में ही हमारे क्या है, गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई में क्या है हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया। अब गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके लिए किया गया था, जब भारत में हमारा क्या किया जा रहा था, जॉर्ज पंचम आ रहे थे, ठीक है। जॉर्ज पंचम आ रहे थे कब, 1911 में, तो इनके स्वागत के लिए बनाया था, ठीक है ना। मुंबई को और क्या कहा जाता है, भारत की मौद्रिक राजधानी, भारत की मौद्रिक राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है, मुंबई से। मुंबई किस द्वीप पर है, तो ये सालसीट द्वीप पर, सालसीट द्वीप पर स्थित है। सालसीट आइलैंड पर कौन सा द्वीप स्थित है, हमारा मुंबई, ठीक है ना। तो मुंबई महाराष्ट्र के एक द्वीप पर स्थित है जिसका नाम क्या है, हमारा सालसीट द्वीप। तो इससे हमारे कुछ ऐसे प्रश्न भी क्या हो गए, कवर हो चुके हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा क्या होता है, कौन सा है, सिंधु डेल्टा, कावेरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, या सुंदरवन का डेल्टा। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप भारत की ज्योग्राफी पढ़ते हैं या कोई भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं हमारा क्या, ट्रांस हिमालय। क्या पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय। फिर ट्रांस हिमालय के बाद बच्चों आप प्रवेश किसमें करते हैं, हमारे महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय में, ठीक है। महान हिमालय के बाद आप किसमें आते हैं, हमारे मध्य हिमालय में आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आप शिवालिक में आते हैं, ठीक है। फिर जब ये नदियां बच्चों हमारे ग्लेशियर से भारत में हमारे किसमें मैदान में प्रवेश करती हैं, तो ये नदियां हमारा पहले तो किसमें आ रही है, हमारे पहाड़ पर्वतों पर, पर्वतों से, ठीक है। फिर उसके बाद ये किसमें आ गई बच्चों, मैदान में, किसमें आ गई, मैदान में आ गई। यहां पर हमारी जैसे नदियां चल रही हैं, अब नदियां अंत में जाएंगी कहां, समुद्र में, ठीक है ना। ये कहां पर जाने वाली है, समुद्र में। समुद्र में जाने से पहले बच्चों जो इसका जो विस्तार होता है, जो इसका फैलाव हो जाता है, उस फैलाव को किस नाम से जाना जाता है, हमारा डेल्टा। किस नाम से जाना जाता है, डेल्टा। समुद्र में प्रवेश करने से पूर्व जिन नदियों के द्वारा जो फैलाव बनाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, डेल्टा। तो भारत में जो हमारी गंगा नदी है और यहां से आने वाली हमारी ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र है, ये दोनों आपस में क्या कहलाती है, मेघना। इनका जो डेल्टा है बच्चों, गंगा नदी का जो डेल्टा है वो भारत में क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा है। और किस नाम से जाना जाता है इसको, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। कहां पर है ये, पश्चिम बंगाल। कहां है ये, पश्चिम बंगाल में। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन डी आपका सुंदरवन डेल्टा सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये ट्रांस हिमालय की आपको तीनों के तीनों भाग पता होने चाहिए। काराकोरम, काराकोरम के बाद हमारा क्या आता है, लद्दाख, लद्दाख के बाद क्या आता है, जास्कर आता है। जास्कर का जो भाग है वो हमारी उत्तराखंड में भी आता है, ठीक है। फिर महान हिमालय और जो हमारा ट्रांस हिमालय, इसके बीच का जो गैप है उसको क्या कहा जाता है, ICTZ। महान हिमालय और हमारा जो मध्य हिमालय, इसके बीच में MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। महान मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच का जो भाग है उसको क्या बोला जाता है, MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। फिर उसके बाद हमारा शिवालिक और जो हमारा मैदान होता है उसके बीच को क्या बोला जाता है, HFT, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट। तो ये आपको भी पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो भारतीय हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है बच्चों, भारतीय हिमालय का पूछ रहे हैं। जैसे इससे पहले मैंने आपको हिमालय बताया ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पीछे हमारा ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय में भारत की एक तो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम क्या है, K2, जिसको क्या बोला जाता है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर की। अब ये किसका भाग है बच्चों, ट्रांस हिमालय का। इसी को बोला जाता है पार हिमालय, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है बच्चों महान हिमालय। कौन सा हिमालय आता है, महान हिमालय। इसका विस्तार कहां पर है, भारत, नेपाल, फिर भारत, फिर हमारा भूटान, फिर हमारा अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। तो यहां पर बच्चों जब आप नेपाल में इसको देखते हो तो इसकी नेपाल में सबसे ऊंची चोटी का नाम तो क्या हो गया, हमारा माउंट एवरेस्ट,
ठीक है, 8,848 मीटर, आपको ये पता होगा। फिर उसके बाद बच्चों जब ये सिक्किम में आती है, तो सिक्किम में बच्चों ये प्रवेश करने पर इसकी जो सर्वोच्च चोटी हो जाती है भारत में, सिक्किम क्योंकि भारत का राज्य है ना, भारत का 22वां राज्य, ठीक है। तो इसकी सर्वोच्च चोटी भारत की हिमालय की कहां पर है बच्चों, हमारे सिक्किम में, जिसका नाम क्या है, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा की हाइट कितनी है, 8,563 मीटर है। तो जो ये ऊंचाई है बच्चों कंचनजंगा की, ये किसकी है, हिमालय की। हिमालय का कौन सा भाग, भारत में। तो कौन सी होगी अपने आप, हमारे भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। तो भारतीय हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है हमारा, तो कंचनजंगा होगा। ठीक है, और भारत का यदि आपसे पूछता है कि भारत का सबसे ऊंचा जो हमारा शिखर है उसका नाम क्या होगा, तो गॉडविन ऑस्टिन। तो गॉडविन ऑस्टिन क्या हो गया, भारत का सबसे ऊंचा शिखर। ठीक है बच्चों, हिमालय का नहीं है, फिर हिमालय का क्या हो जाएगा हमारा, कंचनजंगा, क्योंकि हिमालय का भाग पूछ रहे हैं ना, हिमालय तो नवीनतम भाग है और ट्रांस हिमालय हमारा पहले का भाग है। ठीक है ना, तो ये इसका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। और अरावली तो हमारा क्या हो गया, रेसिडुअल माउंटेन, अवशिष्ट पर्वत, अपशिष्ट पर्वत। ठीक है ना, जब ये भूभाग बन रहा था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था, तो तब का पर्वत हमारा क्या कहलाता है, अरावली का। और ये किसका भाग हो गया, ट्रांस हिमालय का, ट्रांस हिमालय का भाग हो गया। ये किसका हो गया, भारतीय हिमालय का, भारतीय हिमालय का भाग। माउंट एवरेस्ट किसका हो गया, नेपाल हिमालय का भाग। ठीक है, ये आपकी विस्तृत जानकारी होगी प्रश्न संख्या 7 की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, उत्तराखंड का प्रश्न है और क्या पूछ रहा है कि लुएथाप गुफा शैल चित्र किस जिले में स्थित है। पहला तो लुए का अर्थ कुमाऊनी में किससे लगाया जाता है, तो लहू, लहू का अर्थ क्या होता है, लाल। तो लाल रंग के जो शैल चित्र हैं बच्चों, शैल चित्र मतलब, शैल का मतलब होता है पत्थर, चित्र पर होता है मतलब चित्र, पत्थरों पर लाल रंग के जो चित्र किए गए हैं वो किस जिले में स्थित है, तो इसका सीधा सा उत्तर बनता है हमारा कहां पर, अल्मोड़ा में। ठीक है ना, अल्मोड़ा में ही हमारा लाखू उडियार भी है। ठीक है, और गोरखिया उडियार का है हमारे चमोली में, हुडली हमारी उत्तरकाशी में है, और पिथौरागढ़ में अभी पिछले 2023 में क्या पूछा गया है कि बेरीनाग जो हमारे शैल चित्र हैं वो पाए गए हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एडिशनल फैक्ट्स आपके लिए ये रहे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उत्तराखंड के किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा उपस्थित है। उत्तराखंड में आपने सुना होगा गौचर, हमारा चिन्यालीसैंण, और हमारा एक जो जॉली ग्रांट है हमारा एयरपोर्ट है, वो कहां कहां पर है। और एक आपने सुना होगा हमारा पंतनगर, तो पंतनगर हमारा कहां हो गया, ये उधम सिंह नगर में हो गया। पर नैनी सैनी हमारा कहां होता है बच्चों, हमारे पिथौरागढ़ में हो गया। ठीक है ना, जॉली ग्रांट कहां हो गया, देहरादून में हो गया। चिन्यालीसैंण कहां हो गया, हमारे उत्तरकाशी में। और हमारा जो गौचर हो गया वो कहां पर है, हमारे चमोली में है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, 10वां प्रश्न है, क्या पूछ रहा है, उत्तराखंड का है। तो पूछ रहा है कि श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो चुका था। तो राजभवन बच्चों आप लोगों को पता होगा कि अजयपाल ने अपनी जब राजधानी को स्थानांतरित किया, ठीक है, राजधानी को चांदपुर गढ़ी से यहां से क्या किया, स्थानांतरित। तो यहां से स्थानांतरित करके ले कहा गया, सबसे पहले ले जाता है बच्चों ये देवलगढ़। कहां ले जाता है ये, अपने देवलगढ़ में। तो देवलगढ़ होने को भी कहां है, पौड़ी जिले में है। पर इसकी यहां पर स्थानांतरित कब करता है, तो ये करता है 1512 ईस्वी में, जो मैंने इसके पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था। तो जब ये यहाँ पर देवलगढ़ में ले जाता है, तो यहाँ पर क्या करता है बच्चों, अपने लिए एक राजभवन का निर्माण करता है, और एक अपने वहां पर क्या करता है, अपनी कुल देवी का मंदिर का निर्माण करता है। तो यहाँ पर एक राजभवन का निर्माण और अपनी कुल देवी का निर्माण, कुल देवी मंदिर का निर्माण, राजराजेश्वरी, कुल देवी राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसके बाद ये क्या करता है बच्चों, 1517 में फिर अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लेता है। 1517 में राजधानी स्थानांतरित कहां ले जाता है, श्रीनगर। ठीक है, तो जो श्रीनगर में ये इसका जो राजभवन बनाया गया था, ये 1803 का जो भूकंप आता है बच्चों, सितंबर 1803 में, ये क्या हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। ठीक है, ये भूकंप होता है, जिसके कारण फिर जो गोरखा थे वो प्रबल हो जाते हैं और राजा की शक्ति कमजोर देखकर क्या करते हैं, हमला कर देते हैं गढ़वाल पर, और गढ़वाल को अपना क्या बना देते हैं, एक भूभाग बना लेते हैं। ठीक है, तो अजयपाल के द्वारा किया गया था ये। ठीक है, अजयपाल के द्वारा किसकी स्थापना की जाती है, हमारे
जो श्रीनगर जो राजधानी है उसकी स्थापना की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था, कब हुआ था बच्चों? 1880 में हुआ था। कब हुआ था? 1880 में। और जो हमारा नैनीताल है इसकी खोज किसने की थी? 1841 में सीपी बैरन ने की थी, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है 1880 में इसका जब भूकंप क्या होता है, इसका भारी भूकंप भूस्खलन हो जाता है, लैंडस्लाइड बोलते हैं, ठीक है ना, लैंडस्लाइड। इसके कारण फिर इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है मोतीलाल शाह के द्वारा, मोतीराम शाह के द्वारा इसको क्या किया जाता है? रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? मोतीराम शाह के द्वारा। कब किया जाता है? 1980 में भूस्खलन आता है, 82 में उसका निर्माण दोबारा से स्थापित किया जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों कि पूछ रहा है कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अर्थात इसका मतलब आपने सुना होगा कि MOUN कुमाऊं, ठीक है। तो कुमाऊं यूनियन बोला जाता है इसको, केमू। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, बस जो बसेस चलती हैं कुमाऊं में KMOUN की, और गढ़वाल में GMOU, ठीक है, यहाँ पर GMU चलती है, गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन लिमिटेड। तो ये भी किसके लिए होता है? बसेस के लिए। तो इसकी स्थापना होती है बच्चों हमारे 1939 में, 1939 में, ठीक है। और गढ़वाल की कब होती है? 1941 में की जाती है। तो आपसे प्रश्न किसकी बात पूछ रहा है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? हल्द्वानी में। हल्द्वानी हमारे जो नैनीताल जिला है वहां पर हल्द्वानी में है। और इसका कहां पर है बच्चों? हमारे कोटद्वार में, ठीक है, कोटद्वार मतलब पौड़ी जिले में। अगले इसका जो उत्तर होगा बच्चों कौन सा होगा? 1939 में होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये नेग्लेक्ट कर दिया जाता है बच्चों के द्वारा। बस पर तो वो घूमते हैं, पर बस जो यूनियन है, मोटर यूनियन है, उसकी स्थापना कब हुई थी किसी को पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑथेंटिक हमारा 1939 में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? चौफला, हुड़का, छोलिया या इनमें से कोई नहीं? तो आपको तो इसका उत्तर पता ही होगा, हुड़का, ठीक है ना। कुमाऊनी में बहुत सारे जो हमारे चचरिया वगैरह लगाई जाती है, तो चाचरी वगैरह में क्या होती है? हमारे हुड़के का जो लगाया जाता है, तान बजाई जाती है। जागर गीतों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तुंगनाथ शिव के किस अंग की पूजा की जाती है? भुजा की, मुंह की, नाभि की या केस की? तो इसमें किसकी पूजा की जाती है बच्चों? शिव के भुजा की, रुद्रनाथ में मुख की, और मद महेश्वर में नाभि की, और कल्पेश्वर में हमारे किसकी? शिव की। तो यहाँ पर किसकी की जाती है? कल्पेश्वर महादेव, कल्पेश्वर महादेव। और नाभि की कहां पर की जाती है? मद महेश्वर महादेव की। और अगला मुख की कहां पर की जाती है? रुद्रनाथ। और भुजाओं की कहां पर होती है? तुंगनाथ। और केदारनाथ में किसकी होती है बच्चों? हमारे पीठ की पूजा होती है, ठीक है। आपसे सारे के सारे जो पंच केदार है, तो ये प्रश्न किससे बिलोंग करता है? हमारे पंच केदार से, ठीक है। तो पंच केदार भी आपको पता होना चाहिए, प्रश्न सीधे पूछ लेता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। भागीरथी या गंगा का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री है, उत्तरकाशी है, गोमुख है या पिंडारी ग्लेशियर है? तो भागीरथी का बच्चों, गंगा का जो उद्गम स्थल है वो कहां होता है? हमारे गंगोत्री। गंगोत्री के अंतर्गत हमारा क्या है? गोमुख। गोमुख नामक स्थान से क्या होता है? हमारी भागीरथी का उद्गम होता है, ठीक है। और इसी को क्या बोला जाता है? सास। और बहू कौन सी होगी? हमारी अलकनंदा, जिसका उद्गम कहां से होता है? हमारे सतोपंत ताल से, जो कि चमोली में है, ठीक है ना बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विधवा विवाह की जो लठ भरवा भोज, इसको विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? लठ भरवा भोज प्रथा किस समाज में प्रचलित है? तो इसका सीधा ऑप्शन है बच्चों, थारू जनजाति इसके क्या करती है? लठ भरवा भोज का प्रयास करती है, ठीक है ना। जो कम जनसंख्या वाली जनजाति है कौन सी है? हमारी राजी जनजाति, जो डीडी हाट वाला जो क्षेत्र पिथौरागढ़ में वहां पाई जाती है, और अपने काष्ठ शिल्प के लिए क्या है? अत्यधिक प्रचलित है, ठीक है ना। और भोटिया जनजाति हमारा जो मध्य हिमालय का जो तलहटी क्षेत्र है वहां पर पाई जाने वाली जनजाति है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका उत्तर हो गया जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947? अब देखिए बच्चों, आप लोगों ने सुना आरबीआई, और जिस बच्चे ने आरबीआई के बारे में, राष्ट्रीयकरण के बारे में सुना, आप लोगों ने सोचा कि 1 अप्रैल 1935 को तो इसकी स्थापना हो चुकी है, ठीक है। तो आरबीआई की जो बच्चों स्थापना होती है वो होती है हमारी कब?
1 अप्रैल 1935 को। कहां होती है? कलकत्ता में। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित किया जाता है। कहां स्थानांतरित किया जाता है? कब? 1937 में। ठीक है, अब इस समय तो ब्रिटिशर्स थे, तो इसके फिर पहले जो अध्यक्ष थे या इसके गवर्नर कह लें, वो कौन बनते हैं? सर ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, इसके पहले जो अध्यक्ष बनते हैं वो कौन बनते हैं? ओसबोर्न स्मिथ बनते हैं। फिर क्या कहानी आती है बच्चों? इसका राष्ट्रीयकरण होता है। जब भारत आजाद हो जाता है 1947 में, तो 1 जनवरी 1949 को इसको क्या किया जाता है? इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। मतलब इसका राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाता है। कब किया जाता है? 1 जनवरी 1949 को किया जाता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके पहले भारतीय गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर कौन बनते हैं? सी डी देशमुख। और वर्तमान में हमारे जो हैं कौन से? 26वें वर्तमान गवर्नर कौन है हमारे? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। तो ये आपके प्रश्न यहां तक पहुंच चुका है। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर कौन सा होगा। फिर हमारा 1 जनवरी 1949 को होता है। ठीक है ना। इस दिन इसकी क्या होती है बच्चों? स्थापना होती है। 26 जनवरी 1950 को भारत का गणतंत्र भारत बनता है, राष्ट्रपति भारत के चुने जाते हैं। अगला है 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आरबीआई के बारे में जो हमारी जानकारी थी वो हमने यहाँ पर समाप्त कर दी है। ठीक है ना। इसके लोगों के बारे में भी आप जानते होंगे, ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। अगला पूछ रहा है विशाल स्नानागार, ये हो गया इंडियन हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ। ठीक है, ग्रेट बाथ नहाने वाला स्नानागार कहां मिला था? हड़प्पा में मिला था, चन्हुदड़ो में मिला था, लोथल में मिला था, या हमारे मोहनजोदड़ो में। तो कहां मिला था? मोहनजोदड़ो। इसकी खोज कब होती है बच्चों? 1922 में। किसके द्वारा? राखाल दास बनर्जी। और इसी को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला, टॉम्ब ऑफ डेथ। ठीक है, टॉम्ब ऑफ डेथ, मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला इसे कहा जाता है। और हड़प्पा की खोज कब होती है? 1921 में होती है। ठीक है, तो ये हमारे इसके बारे में। और लिपस्टिक ना जो हमारे चीजें मिलती है वो कहाँ मिलती है? हमारे जो श्रृंगार पेटिका है वो यहाँ मिलती है। श्रृंगार पेटिका कहाँ मिलती है? हमारे चन्हुदड़ों में मिलती है। लोथल क्या हो गया हमारा इसका? बंदरगाह। ठीक है, लोथल क्या हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य जनपद स्थित था। तो आपने बच्चों पढ़ा होगा, जब भारत का इतिहास आप पढ़ते हैं तो इतिहास में आप पढ़ते हैं, ऐतिहासिक काल में आप तो पहले पढ़ते हैं एक प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। फिर दूसरा पढ़ते हैं आप आदि ऐतिहासिक काल। फिर पढ़ते हैं आप ऐतिहासिक काल। ठीक है, जब आप आदि ऐतिहासिक पढ़ते हैं तो यहाँ पर पढ़ते हैं आप सिंधु घाटी सभ्यता को। फिर ऐतिहासिक काल में आप पढ़ते हैं हमारे 2 प्रकार के भाग। एक तो हमारा आता है ऐतिहासिक में, एक हमारा जो हमारा ऋग्वैदिक काल है, दूसरा हमारा आता है उत्तर वैदिक काल। तो जो उत्तर वैदिक काल आता है बच्चों, उसके बाद हमारे भारत में क्या होता है कि नए नए धर्मों का उद्भव होना शुरू होता है। उसी में आप पढ़ते हैं मगध के बारे में। इसके बाद आप क्या पढ़ते हैं बच्चों? मगध। तो मगध के अंतर्गत आप पढ़ते हैं हमारे 16 महाजनपद। 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद में से जो हमारे 8 महाजनपद हैं, 8 महाजनपद, ये एकमात्र कहां पर है? हमारे उत्तर प्रदेश में। कहां है? उत्तर प्रदेश में। और यदि मैं बात करता हूं मत्स्य की, तो ये कहां था बच्चों? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में हमारा कौन सा है? मत्स्य जनपद है। ठीक है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो हमारी क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है ना बच्चों, आप सभी के लिए बहुत मेहनत की जा रही है और आप भी अपना बेस्ट दें। ठीक है, तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो बुद्ध ने अपना सबसे पहला जो उपदेश है वो कहाँ दिया था बच्चों? सारनाथ में दिया था। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। कलिंग में युद्ध हुआ था, किसके युद्ध में होता है? हमने बात की थी यहाँ पर अशोक के।
अशोक ने क्या किया था, कलिंग युद्ध में नरसंहार किया था ना, इसमें क्या किया था, वृहद नरसंहार। तो नरसंहार जब होता है बच्चों, ये कलिंग है कहां पर, उड़ीसा में, ठीक है। तो उड़ीसा में जो एक नरसंहार होता है, इसके बारे में उल्लेख कहां पर किया था, अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया है, ठीक है ना। जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहलाते थे, तो उन्होंने इसके बारे में क्या किया था कि 13वें अपने शिलालेख में इसका वर्णन किया है। अगला पूछ रहे हैं, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक की यदि मैं बात करता हूं बच्चों, ये बौद्ध धर्म से क्या करती है, संबंध रखती है। इसी के अंदर आप पढ़ते हैं हमारा विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, और ये जो हमारा विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, इसके बारे में आप किसमें पढ़ते हैं, हमारे बौद्ध धर्म में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो कौन थे, कुमार गुप्त थे, ठीक है ना। और इसी कुमार गुप्त के जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसमें पढ़ने के लिए कौन आता है, हमारा चीनी यात्री भेनसांग आता है, जिसे क्या बोला जाता है, 72 देशों की यात्रा करने के पश्चात यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ठीक है बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चतुरानन। अब बारी आती है बच्चों हिंदी के प्रश्नों की। किसकी बारी आती है, हिंदी के प्रश्नों की, ठीक है। बारी आती है हिंदी के प्रश्नों की। तो यहां पर हम पढ़ेंगे हिंदी। तो हिंदी में पूछ रहा है बच्चों समास, ठीक है। समास में पूछ रहा है चतुरानन, चतुर है आनंद जिसके, तो चतुरानन किसका हो गया, तो 4 आनंद किसके होते हैं, बहुब्रीहि। ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, हमारे ब्रह्मा के लिए, किसके लिए, ब्रह्मा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें समास कौन सा होगा, बहुब्रीहि। कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि होगा, ठीक है ना बच्चों। जो चतुरानन हमारे ब्रह्मा के बारे में कहा रहा है, तो वो कौन सा होगा, हमारे बहुब्रीहि समास में आएगा। अब अगला प्रश्न पूछ रहा है बच्चों, मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन का अर्थ क्या होता है, मध्यम होता है, बीच होता है, मछली होता है, ये निर्वाण होता है। तो मीन का अर्थ होता है बच्चों हमारा मछली। मछली के लिए प्रयोग किया जाता है, मीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बुढ़िया में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा उपसर्ग, और एक आपने पढ़ा होगा प्रत्यय। तो उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के आरंभ में लगते हैं, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ और आकृति में परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। अगला ये क्या होता है, प्रत्यय, जो वे शब्दांश जो कहां लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं, और उसके आकृति और अर्थ दोनों में क्या कर देते हैं, परिवर्तन। क्या करते हैं, परिवर्तन। तो यदि मैं बात करता हूं बच्चों, इस प्रत्यय में बुढ़िया शब्द में प्रयुक्त किया गया है, क्या प्रत्यय किया गया है, या, इया या दिया। तो बच्चों आपने या देखा होगा, या तो नहीं लगेगा, और यहां पर जब आप ड के पीछे से हमारा छोटी मात्रा लग रही है और या लग रहा है, तो इसमें क्या रहेगा हमारा, छोटी ई और या, ये संयुक्त रूप से इया के रूप में क्या लगता है, हमारा प्रत्यय लगता है। इया तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर छोटी ई की मात्रा दी गई है, तो अपने आप में क्या होगा, छोटी ई होगी, और या स्वयं में कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया, इसका उत्तर ऑप्शन बी हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होता है। अब घी के दिए जलाने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों, दीपावली के दिन पूजा करना, धन मिलना, खुशी मनाना, या निश्चित होकर सोना। तो बच्चों जैसे अगर आपकी जॉब लग जाती है, अब जॉब जैसे लगी, आप क्या करेंगे उसके बाद कि अपने घर में घी के दीपक जलाएंगे। घी के दीपक क्यों जलाएंगे, क्योंकि आपके घर में बहुत सारी खुशियां मनाई जाएंगी, क्योंकि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके घर में क्या होगा, खुशी मनाने के कारण घी के दिए जलाए जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या होगा बच्चों, खुशी मनाना, ठीक है ना बच्चों। हमारी इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ऑप्शन सी, खुशी मनाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यात्रियों के समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यात्रियों के समूह को, ये क्या हो गया, अनेक शब्द के लिए एक शब्द हो गया, गिरोह कहा जाता है, झुंड कहा जाता है, कारवां कहा जाता है, या कतार कहा जाता है। तो जो हमारा यात्रियां होते हैं, यात्रियों का जो झुंड होला है, मतलब या उनका समूह कहलाता है, वो क्या कहलाता है, कारवां। कारवां बढ़ता गया, हम भी चलते गए, आपने बहुत सुना होगा, ठीक है ना। कारवां का मतलब क्या है कि ग्रुप, यात्री, आप यात्री हैं, जैसे अभी आप अपने सफर को तय कर रहे हैं, तो आप एक यात्री हैं, और उस यात्रा में आप अपने कारवे के साथ लगे हुए, आप अपने ग्रुप के साथ लगे हुए हैं, और ये कारवां बढ़ रहा है, ठीक है ना। झुंड तो क्या होता है, अनेक जो जानवर होते हैं, जानवरों का जो समूह होता है, वो क्या कहलाता है, झुंड कहलाता है,
ठीक है। और गिरोह क्या हो गया, जो हमारे गुंडे होते हैं, गुंडों का जो समूह हो गया, ठीक है, उस तरीके का हो गया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न यही था। तो हमारे आज के जो प्रश्न थे उसमें जीएस का, इतिहास का, उत्तराखंड के और कई सारे हिंदी के प्रश्न आपके सामने रखे गए थे, ठीक है ना बच्चों। तो आप सभी को हमारी क्लास कैसे लगी, आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हमारे वेद श्री चैनल को आप लाइक शेयर करना, सपोर्ट करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।